सन 1968 तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर फैले घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले थक जाती थी, उस अंधेरे में एक बच्चे का जन्म हुआ था जो एक दिन पूरे देश की नींद उड़ा देगा। उसका नाम था कोसे मुन्नीस्वामी वीरप्पन। वो जंगल जो हजारों सालों से अपने रहस्य अपने भीतर दफनाए बैठा था, उसने उस रात एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जो खुद एक रहस्य बन जाएगा। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में भारत की 3 राज्य सरकारें, हजारों पुलिसकर्मी और 3 दशक लग जाएंगे। वीरप्पन के पिता एक साधारण शिकारी थे। जंगल उनका घर था और जानवरों का खून उनकी रोजी। उसी माहौल में पला बढ़ा वीरप्पन बचपन से ही जंगल की हर आवाज को पहचानने लगा था। हर पत्ते की सरसराहट, हर टहनी का टूटना, हर जानवर की सांस। जब वो मात्र 10 साल का था, तब उसने पहली बार एक हाथी को देखा था जिसे शिकारियों ने मारा था। उस हाथी की आंखों में जो आखिरी भाव था, वो वीरप्पन भूला नहीं। लेकिन उसने उस दृश्य से दया नहीं, बल्कि एक सबक लिया कि इस जंगल में ताकत ही सब कुछ है, और ताकत आती है हथियार से, हिम्मत से और किसी का डर न मानने से। 16 साल की उम्र में वीरप्पन ने पहला हाथी मारा, वो भी अकेले, बिना किसी की मदद के। उस दिन जंगल में जो गूंज उठी, वो सिर्फ बंदूक की आवाज नहीं थी, वो एक किंवदंती की शुरुआत थी। स्थानीय लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे, लेकिन वो बहादुरी नहीं थी, वो एक ऐसी भूख थी जो कभी शांत नहीं होगी। चंदन की लकड़ी, हाथी दांत और जंगल के खजाने, यही उसकी दुनिया थी। और इस दुनिया में उसने जल्द ही खुद को राजा घोषित कर लिया। 1970 का दशक आते आते वीरप्पन का नाम तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमाओं पर फुसफुसाया जाने लगा। वन विभाग के अधिकारी उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसने अपना एक गिरोह बना लिया था। 5 से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे 50 से ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। हर आदमी उसके लिए जान देने को तैयार। जंगल के भीतर उसकी एक समानांतर सत्ता थी। जहां उसका कानून चलता था, उसका फैसला अंतिम था। सरकारी तंत्र उस जंगल में घुसने से डरता था, क्योंकि जो भी उस जंगल में वीरप्पन को पकड़ने गया, वो या तो लाश बनकर लौटा या लौटा ही नहीं। 1980 के दशक में वीरप्पन की क्रूरता अपने चरम पर थी। उसने इस दौर में 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया, सैकड़ों टन चंदन की लकड़ी तस्करी की, और जो भी उसके रास्ते में आया, चाहे वो वन अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो या मुखबिर, उसका अंजाम एक ही था, मौत। और वो मौत भी ऐसी कि देखने वालों के होश उड़ जाए। वीरप्पन सिर्फ मारता नहीं था, वो संदेश देता था। लाशों को इस तरह छोड़ता था कि आने वाले हर इंसान को पता चले ये जंगल किसका है। कर्नाटक पुलिस ने 1986 में पहली बार एक बड़ा अभियान चलाया। STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। सैकड़ों जवान, आधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। लेकिन वीरप्पन जंगल का बेटा था। वो उन रास्तों को जानता था जो किसी नक्शे पर नहीं थे। वो उन गुफाओं में छुपता था जिनका अस्तित्व किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं था। STF के जवान जंगल में घुसते और वीरप्पन उनके पीछे से निकल जाता। कभी कभी तो वो इतने करीब से गुजरता कि उन्हें उसके जूतों के निशान मिलते। लेकिन वीरप्पन कहाँ होता, कोई नहीं जानता था। 1987 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। वीरप्पन ने कर्नाटक वन विभाग के 22 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को एक साथ मार डाला, एक ही रात में, एक ही जंगल में। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था। सुबह जब खबर बाहर आई तो तत्कालीन कर्नाटक सरकार की नींव हिल गई। दिल्ली तक सनसनी फैल गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे निर्देश आए, लेकिन जंगल चुप था और वीरप्पन और भी गहरे अंधेरे में समा गया। 1990 का दशक आया और वीरप्पन ने एक नया मोर्चा खोला। उसने राजनीति को अपना हथियार बनाना शुरू किया। तमिल अलगाववादी संगठनों से उसके संबंध जुड़ने की खबरें आने लगी। कुछ रिपोर्टों में उसका नाम LTTE के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि ये कभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ। लेकिन एक बात साफ थी, वीरप्पन अब सिर्फ एक तस्कर नहीं था, वो एक राजनीतिक शक्ति बनता जा रहा था। उसने मांगे रखनी शुरू की। तमिल बंदियों की रिहाई, अपने गिरोह के सदस्यों के परिवारों को सुरक्षा। सरकारें असमंजस में थीं, इस आदमी से बात करें या इसे खत्म करें। 1993 में वीरप्पन ने वो काम किया जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। उसने कर्नाटक के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी श्रीनिवास को अगवा कर लिया। मांग थी जेलों में बंद उसके साथियों की रिहाई। पूरा देश सांस रोक कर बैठा था। बातचीत हुई, मध्यस्थ भेजे गए। कई हफ्ते बाद अधिकारी रिहा हुए, लेकिन वीरप्पन एक बार फिर जंगल में गायब हो गया। सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानती थी ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
फिर आया वो पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। अगस्त 2000, वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों के महानायक डॉक्टर राजकुमार को अगवा कर लिया। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये एक पूरे राज्य की आत्मा पर हमला था। कर्नाटक में दंगे भड़क उठे, बेंगलुरु की सड़कें जल उठीं, लाखों लोग सड़कों पर थे, आंखों में आंसू, मुट्ठियां बंद। तत्कालीन मुख्यमंत्री SM कृष्णा की सरकार पर दबाव इतना था कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। केंद्र सरकार हरकत में आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ये मामला पहुंचा, लेकिन वीरप्पन अपनी मांगों पर अड़ा था और जंगल उसकी ढाल बना हुआ था। 108 दिन तक डॉक्टर राजकुमार उस जंगल में बंधक रहे। भारत का सबसे प्रसिद्ध चेहरा एक ऐसे इंसान के हाथों में जिसे सरकार दशकों में पकड़ नहीं पाई थी। अंततः नवंबर 2000 में डॉक्टर राजकुमार रिहा हुए। सरकार ने क्या दिया ये आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वीरप्पन एक बार फिर जंगल की गहराइयों में समा गया और देश एक बार फिर सोचने पर मजबूर हुआ, क्या ये आदमी कभी पकड़ा जाएगा? लेकिन इस बार सरकार ने ठान लिया था। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने एक गुप्त योजना तैयार की। STF के एक विशेष दस्ते को, जिसकी कमान IPS अधिकारी के विजय कुमार के हाथों में थी, एक ऐसा मिशन सौंपा गया जो अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे गोपनीय ऑपरेशन था। विजय कुमार ने वीरप्पन के नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। एक एक कड़ी, एक एक मुखबिर, एक एक रास्ता। महीनों की खुफिया तैयारी, अनगिनत असफलताएं और अनगिनत रातें जंगल में बिताने के बाद एक सुराख मिला। 18 अक्टूबर 2004 रात के तकरीबन 9 बजे तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के पास एक सुनसान जंगली रास्ते पर एक एम्बुलेंस चल रही थी। उस एम्बुलेंस में वीरप्पन था, एक बीमार साथी को लेकर जाने के बहाने। लेकिन वो एम्बुलेंस एक जाल था, STF का बिछाया हुआ जाल। जैसे ही एम्बुलेंस एक मोड़ पर रुकी, चारों तरफ से STF के जवान निकल आए। गोलियां चली और उस रात जो आदमी 3 दशकों तक भारत की 3 सरकारों को चुनौती देता रहा, वो जंगल की उसी मिट्टी में मिल गया जहां से वो उठा था। वीरप्पन मरा, लेकिन उसके सवाल नहीं मरे। आज भी लोग पूछते हैं, एक अनपढ़ शिकारी का बेटा 30 साल तक देश की सबसे बड़ी सत्ताओं को कैसे चुनौती दे सका? क्या सच में वो सिर्फ एक तस्कर था या उसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी? जंगल के उस अंधेरे में कितने राज दफन हैं जो कभी बाहर नहीं आएंगे। वीरप्पन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जो दशकों तक एक इंसान को रोक नहीं पाई। ये उन जंगलों की कहानी है जो आज भी अपने सीने में बहुत कुछ छुपाए बैठे हैं। और ये उस भारत की कहानी है जहां कानून की पहुंच से परे अंधेरी दुनिया आज भी सांस लेती है।